नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हाईटेक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एंटोमोलॉजी और एंटोमोलॉजी के अंदर हमने कुछ खास चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि कीटों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कीट है वो कितने प्रकार के हैं, उसमें कौन से अपंखी है कौन से सहपंखी है। फिर हमने बात करी कीटों के अंदर उनकी विशेषताओं के बारे में, जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं हमारे कीटों की विशेषता के दूसरे लेक्चर के बारे में, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे आज हमारे नेक्स्ट जो विशेषता है, जो 10th हमारी विशेषता है, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, हमारे कीटों के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहेंगे बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। ओके, चलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे अंदर भी तो है। हमारे अंदर किडनी है जो क्या करती है, हमारे शरीर में बनने वाले विषैले तत्वों को इकट्ठा करती है, उसे छानती है और उसके बाद उसे शरीर से बाहर मल व मूत्र के द्वारा निकाल देती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य क्या होता है बेटा, कि शरीर में बनने वाले जितने भी विषैले तत्व है, कौन से तत्व है? विषैले तत्व, तो उन विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, ये काम कौन करेगा? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र करता है। अब बात हमने अभी करी कि मानव के अंदर, हमारे मनुष्यों के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि सर किडनी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है जो आप उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो क्या, मनुष्यों में कौन सा है उत्सर्जन तंत्र, किससे मिलकर बना है? किडनी से। और अगर बात करें कि किडनी किस रूप में हमारे विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालती है, नाइट्रोजन को बाहर निकालती है, तो हम कहेंगे कि ये यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं कीटों की, तो कीटों के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है बेटा वो मिलकर किससे बना हुआ है? मेलपीजी नलिका से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? मेलपीजी नलिका से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेलपीजी ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे बेटा? मेलपीजी ट्यूब्यूल कहेंगे। और ये जो मेलपीजी ट्यूब्यूल है ये बिल्कुल कैसा कार्य करता है? किडनी के जैसा कार्य करता है। लेकिन एक खास चीज जो है वो हमें याद क्या रखनी है कि ये जो मेलपीजी नलिका है ये क्या बनाती है? यूरिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है बेटा? यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड बनाती है, जिसके रूप में नाइट्रोजन शरीर से बाहर जाएगा कीटों में। ठीक है, इसीलिए हमें एक सिंगल पॉइंट की याद रखना है कि हम सभी कीटों को क्या कहते हैं? यूरेकोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूरेकोटैलिक कहते हैं। तो हमारे सभी कीट किस प्रकार के हैं? यूरेकोटैलिक प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनके शरीर से जो विषैले तत्व बाहर निकल रहे हैं वो किस रूप में है? यूरिक अम्ल के रूप में है। ठीक है, और वो कौन निकाल रहा है? मेलपीजी ट्यूब्यूल या मेलपीजी नलिका निकाल रही है। ठीक है, चलिए, अब एक खास चीज और ध्यान रखिए, यहां पर तो हमने सभी कीटों की बात कर ली, बट एक स्पेशल प्रकार के कीट जो है वो यहां पर हमारे लिए बच गए, जिनको हम कहेंगे जलीय कीट। क्या कहेंगे? जलीय कीट। मतलब जो कहां पर मिलेंगे बेटा? कहां पर रहते हैं? जल में रहने वाले। कहां पर रहने वाले? जल में रहने वाले। वो कीट जो है उनमें भी मेलपीजी नलिका ही होगी, क्योंकि कीटों में कौन है? मेलपीजी नलिका। लेकिन जब हम बात करें उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन पदार्थ की, तो वो यहाँ पर कौन सा है बेटा? अमोनिया है। कौन सा है? अमोनिया। इसीलिए हम सभी कीटों को क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? अमोनोटैलिक कहेंगे। तो हमारे जो कीट हैं वो किस प्रकार के हैं? जो जलीय कीट हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। ठीक है, और बाकी सारे कीट जो है वो कैसे होंगे? यूरेकोटैलिक होंगे। ओके, समझ में आ गई बात? तो कीटों के लिए तीनों चीजें याद रखना बेटा कि कीटों के अंदर हमारा उत्सर्जी तंत्र जो है वो किससे मिलकर बना है?
तो हमने कहा कि सर मेलपीजी नलिका से बना है। दूसरा हमने कहा किस रूप में ये हमारे विषैले तत्वों को बाहर निकालेगा, तो यूरिक अम्ल के रूप में, इसीलिए हमने क्या कहा, यूरेकोटेलिक कहा। लेकिन अगर बात करें हम किसकी, जलीय कीटों की, तो वो किस रूप में नाइट्रोजन या विषैले तत्व बाहर निकालते हैं, अमोनिया के रूप में, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। ओके, चलिए सिंपल सी चीज थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो तंत्र है, जो कीटों की संख्या में वृद्धि करने में काम आएगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, हमारा 11 पॉइंट जो है वो हम नाम देंगे यहां पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे बेटा, प्रजनन तंत्र कहेंगे। कौन सा तंत्र कहेंगे, प्रजनन तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कीटों के प्रजनन तंत्र के बारे में, कि हमारे जो कीट हैं वो किस तरह से इनका प्रजनन तंत्र कार्य कर रहा है। ठीक है, तो पहली चीज हमें याद क्या रखनी है कि कीट जो है वो बिल्कुल मनुष्यों की तरह है, मतलब इनके शरीर में नर और मादा भाग जो है वो अलग अलग शरीर पर उपस्थित है। ठीक है, इस कारण से हम कीटों को क्या कहेंगे बेटा, एक लिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, एक लिंगी, या फिर इंग्लिश में बात करें तो हम इसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। तो हमारे कीट जो है वो कैसे हैं, एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नर और मादा भाग जो है, ठीक है, वो अलग अलग शरीर पर उपस्थित होते हैं। ओके, सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो क्या है कि हमारे जो कीट होते हैं ना, ये कीट किस प्रकार के हैं बेटा, अंड प्रजनक हैं। कैसे हैं, अंड प्रजनक होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओवीपैरस कहेंगे। क्या कहेंगे, ओवीपैरस। मतलब ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, अंडों का प्रजनक जो है वो इनको कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, ओवीपैरस, अंडे देंगे। ठीक है, ये किसके लिए याद रखना है बेटा, हमें सभी कीटों के लिए याद रखना है। किसके लिए याद रखना है, सभी कीटों के लिए। लेकिन एक यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो हमें अपवाद याद रखना है, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपवाद जो है उसका नाम क्या है, सरसों का मोइला। कौन सा है बेटा, सरसों का मोइला। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्टर्ड एफिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मस्टर्ड एफिड कहेंगे। और ये जो सरसों का मोइला है बेटा, ये कैसा है, अंड जरायुज कीट है। कैसा कीट है, अंड जरायुज कीट होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है सर, तो एक बार समझ लेते हैं। अंड जरायुज जो है उसको हम हिंदी के अंदर कहेंगे बेटा ओवोविविपैरस। क्या कहेंगे, ओवोविविपैरस। ठीक है, ये हिंदी में हमने ओवोविविपैरस कहा है क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ओवोविविपैरस इंसेक्ट कहेंगे। चलिए, अब ओविपैरस का मतलब हमने समझ लिया, क्या है, अंड प्रजनक। तो ओवो आ गया, मतलब ये अंडे तो देगा, तो हमने कहा क्या देगा, अंडे देगा। और उसके साथ साथ विविपैरस का मतलब क्या है कि ये अपने नवजात शिशु को भी जन्म दे सकता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, जरायुज कहेंगे। क्या कहेंगे, जरायुज। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो ये कीट हैं वो क्या करते हैं, अंड जरायुज कीट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अंड जरायुज कीट। तो हमें एक सिंगल अपवाद कोर्स के हिसाब से याद रखना है कि हमारे जो कीट है उनके अंदर अंड जरायुज कीट कौन है, सरसों का मोइला। और बाकी सभी कीट कैसे होते हैं, अंड प्रजनक होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर बात कर ली किसके बारे में, हमारे कीटों के शरीर में पाई जाने वाली उनकी जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बात कंप्लीट कर ली। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर हमारे कीटों के वर्गीकरण से रिलेटेड बात। ओके, हम जानते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सभी कीट जो है वो कौन से संघ के प्राणी हैं, ऑर्थोपोडा के। किसके हैं बेटा, ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी होते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करें, संघ हमने देख लिया, फाइलम देख लिया। फाइलम के बाद कौन आता है, क्लास, मतलब हमारे कीटों का जो वर्ग है उनकी क्लास है वो कौन सी है, तो हम जानते हैं कौन सी क्लास के बेटा, इंसेक्टा वर्ग के प्राणी है। कौन से वर्ग के प्राणी है, इंसेक्टा वर्ग के प्राणी होते हैं। ठीक है, अब वर्ग के बाद क्या आता है बेटा, हमारे गण आते हैं। क्या आते हैं, गण।
तो अगर टोटल गणों की बात करें या टोटल ऑर्डर्स की बात करें तो हमारे जो इंसेक्टा क्लास है, हेक्सोपोडा क्लास है, उसके अंदर टोटल हमारे जो गण आते बेटा वो कितने आते हैं? 29 आते हैं। कितने आते हैं? 29। ठीक है, उसमें से 5 गण है वो अपंखी है, बाकी 24 जो है वो कैसे? पंखी कीट है। वो वर्गीकरण हम देख चुके हैं, बट वहां से हमें गणों के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि गण कौन कौन से हैं, लेकिन उस गण में कीट कौन से आते हैं ये तो हमने बात ही नहीं करी। और जब तक ये हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं है कि कौन से गण में कौन सा कीट आ रहा है, तब तक हम पूरी तरह से हमारे जो एंटोमोलॉजी पार्ट है उसका बेसिक हम कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज हम बात करते हैं हमारे जो कीट हैं उनके अंदर कौन कौन से गण हैं। तो एक बार मेरे साथ चलिएगा बेटा। सबसे पहला हम बात करेंगे किसके बारे में? थाइसेन्यूरा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? थाइसेन्यूरा, जिसके अंदर कौन आता है? सिल्वर फिश आती है। कौन आता है? सिल्वर फिश। और जब हमने बात करी थी तभी हमने कहा था कि अकेली ऐसी फिश है जिसका केवल नाम फिश है, वो फिश नहीं होती। कौन सी बेटा? वो सिल्वर फिश। सेकंड हम बात करें कौन सा है हमारे पास? कोलम्बोला। कौन सा है? कोलम्बोला। इसमें जो कीट आता है उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंग टेल। ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर जो है उसके अंदर आने वाले आपको याद रखने हैं कीट। इसके अलावा कोई भी अपंखी कीट याद नहीं रखना है। तो आपको अपंखी कीट जो है वो याद यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि ये कैसे होते हैं? अपंखी होते हैं। कैसे होते हैं? अपंखी। इनके अंदर पंख नहीं पाए जाते। ठीक है, अब जो हम अगली बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? हमारे सपंखी कीटों की बात करेंगे। उसके लिए देख लें तीसरा हमारा जो गण है, इसमें हम हमारे सीरियल वाइज ही चले, हमारी ट्रिक के हिसाब से ही चले। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? हमारी जो ट्रिक है कौन सी है? के, एच, एल और डी। ठीक है, खिलाड़ी हमने बात करी थी, वो कौन से हैं बेटा? हमारे ऐसे कीट हैं जिनके अंदर क्या मिल रहा है? पूर्ण कायांतरण मिल रहा है। कौन सा? पूर्ण कायांतरण। मतलब उनके जीवन काल में कितनी अवस्थाएं मिलेगी? 4 अवस्थाएं। कितनी मिलेगी? 4। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। नाम देख ले बेटा। तो हमें 4 गण याद रखने हैं, तो 3, 4, 5 और कौन सा हो गया? 6। ओके, चलिए यहां पर बात करें तो कैसे हमारे पास क्या था बेटा? कोलियोप्टेरा। कौन सा था? कोलियोप्टेरा। ठीक है, फिर हम बात करें एच से, हमारे पास कौन सा था? हाइमिनोप्टेरा। कौन सा था बेटा? हाइमिनोप्टेरा, है ना? यही था ना। चलिए फिर बात करें नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? एल। उससे हमारे पास क्या है? लेपिडोप्टेरा। कौन सा आ गया? लेपिडोप्टेरा। और लास्ट हम बात करें तो डी से हमारे पास क्या आ गया? डिप्टेरा आ गया। कौन सा आ गया बेटा? डिप्टेरा। ठीक है, यही हमने बात करी थी। चलिए यहां पर इनके नाम देख ले कि कौन कौन से हमारे जो कीट है वो यहां पर इसके अंदर आएंगे बेटा। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो इसके अंदर ऑर्डर है वो कौन सा है? कोलियोप्टेरा। इसके लिए याद क्या रखना है बेटा कि जिस भी कीट के नाम के आगे बीटल आ गया, क्या आ गया? बीटल। या जिसके आगे क्या आ गया? भृंग आ गया। क्या आ गया बेटा? भृंग। ठीक है, बीटल को हम क्या कहेंगे? भृंग कहेंगे। ठीक है, या तो बीटल आ गया या भृंग आ गया या फिर क्या आ गया? वीविल आ गया। क्या आ गया बेटा? वीविल। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे कीट होंगे जो कौन से गण में आएंगे? हमारे कोलियोप्टेरा गण में आएंगे। जैसे हम बात करेंगे इसकी खपरा बीटल की। किसकी बात करेंगे बेटा? खपरा बीटल की बात करेंगे तो खपरा बीटल किसके अंदर आएगा? कोलियोप्टेरा में। ठीक है, या हम बात करेंगे वीविल की तो राइस वीविल किस में आएगा? वो भी कोलियोप्टेरा में आएगा, है ना। तो बीटल और वीविल जिसके नाम के आगे लग गया वो किसमें है? हमारे कोलियोप्टेरा में। हाइमेनोप्टेरा की बात करें तो केवल एक नाम याद रखना बेटा, कौन सा? मधुमक्खी। कौन सा याद रखना है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी किसके अंदर आएगा? हाइमेनोप्टेरा में। किसके अंदर आएगा बेटा? हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें, हमारे पास अगला कौन सा बेटा? लेपिडोप्टेरा। तो इसके लिए याद रखना कि जिसके नाम के आगे तितली लिखा हुआ आ गया। क्या आ गया? तितली। ठीक है, या फिर हम बात करेंगे जिसके नाम के आगे क्या आया बेटा? तितली। या फिर इंग्लिश में हम कहें तो क्या कहेंगे? बटरफ्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे? बटरफ्लाई। ठीक है, वो इसी के अंदर आएगा। या फिर हम बात करें क्या नाम आ जाएगा? मॉथ। क्या नाम आएगा? मॉथ। ठीक है, और इसको मॉथ जो है इसको हम कह सकते हैं, और एक तितली है
ठीक है। तो बटरफ्लाई और मॉथ ये दोनों के दोनों हमारे जो प्राणी है वो किसके अंदर आएंगे बेटा, हमारे लेपिडोप्टेरा के अंदर। मौत की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, शलभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शलभ कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो बाल वर्म है, कौन है बेटा, बॉल वर्म। ठीक है। कपास में लगने वाला बॉल वर्म जो है वो भी किसके अंदर आएगा, लेपिडोप्टेरा में। ठीक है। तो सिंपल सा याद क्या रखे बेटा, जिसके नाम के आगे तितली या शलभ आ गया मतलब बटरफ्लाई और मोथ, ये किसके अंदर आएंगे, लेपिडोप्टेरा में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। लास्ट हम बात करें किसकी, डिप्टेरा की। तो बेटा डिप्टेरा में कौन आएगा, घरेलू मक्खी। कौन आएगा इसके अंदर, घरेलू मक्खी। ठीक है। तो इसके अंदर घरेलू मक्खी जो है मस्का डोमेस्टिका, वो इसके अंदर आएगी। इसके अलावा हम बात करें तो एक कौन आएगा, फल मक्खी। कौन आएगा, फल मक्खी जो है वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है। फल मक्खी जो है उसके लिए हमें याद क्या रखना है बेटा, कि इस साल 2021 में जेट में इससे एक सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फल मक्खी कौन से फल की मुख्य कीट होती है। तो आंसर क्या गया था उसमें, बेर गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें बेटा, तो हमारे पास अगली जो ट्रिक थी वो याद करें। तो हमने कहा कि अगली ट्रिक थी सर हमारे पास कौन सी, धोती। कौन सी थी, धोती। जिसके अंदर अगर हम डी से बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, डिक्टियोप्टेरा। कौन सा आएगा, डिक्टियोप्टेरा। ठीक है। एच की बात करें तो हमारे पास अब क्या आएगा, हेमिप्टेरा। कौन आएगा, हेमिप्टेरा। ठीक है। ओ से बात करें तो क्या आएगा, ऑर्थोप्टेरा। कौन सा आएगा बेटा, ऑर्थोप्टेरा। ठीक है। टी से हम बात करें तो हमारे पास कौन सा आएगा, थाइसेनोप्टेरा। कौन सा आएगा बेटा, थाइसेनोप्टेरा। और लास्ट हम बात करें हमारे पास कौन सा आएगा, आइसोप्टेरा। कौन सा आएगा, आइसोप्टेरा। तो ये हमारे पास क्या हुए, हमारे जो सपंखी कीट है जिनमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है वो भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो हम यहाँ पर अगर बात करें, ये हमारे जो 4 कीट हैं ये कैसे है बेटा, पूर्ण कायांतरण वाले। कैसे कीट है, पूर्ण कायांतरण वाले कीट हैं। ठीक है। मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मिल रहा है। अब बात कर ले इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो डिक्टियोप्टेरा, हेमिप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा और थाइसेनोप्टेरा, ये हमारे पास क्या है, हमारे पांचों जो गण हैं वो कैसे हैं, हमारे अपूर्ण कायांतरण वाले। बात कर ले बेटा डिक्टियोप्टेरा में कौन आएगा, तो एक ही नाम याद रखना, कौन आएगा, कॉकरोच आएगा। कौन आएगा, कॉकरोच। इसके अलावा कोई दूसरा नाम अपन को याद नहीं रखना। ठीक है। हेमिप्टेरा की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 कीट जो है वो याद रखने हैं। एक कौन आएगा इसमें, मोइला आएगा। कौन आएगा बेटा, मोइला। अब वो मोइला चाहे आपको दे रखा हो सरसों का, चाहे दे रखा हो गुलाब का, चाहे दे रखा हो नीम का, किसी का भी दे रखा हो, मोइला किसके अंदर आएगा, हेमिप्टेरा में आएगा। ठीक है। सेकंड हम बात कर ले बेटा, इसके अंदर कौन आएगा, मिली बग आएगी। कौन आएगी, मिली बग, जिसको हम क्या कहते हैं, चूर्णी मतकूण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चूर्णी मतकूण कहते हैं। तो इसके अंदर मिलीबग या चूर्णी मतकूण आएगी। और लास्ट हम बात कर ले तो इसके अलावा कौन आता है बेटा, सफेद मक्खी। कौन आएगा, सफेद मक्खी। तो ये हमारे पास 3 नाम है जो हमें हेमिप्टेरा से याद रखने हैं। हेमिप्टेरा में तीनों कीट है और तीनों की विशेषता जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले, याद रखेंगे इसको कि मोइला, मिलीबग और सफेद मक्खी, ये तीनों किसके अंदर आते हैं बेटा, हमारे हेमिप्टेरा गण के अंदर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल इसी टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमसे एग्जाम में पूछा गया था सुपरवाइजर में। ओके। तो सुपरवाइजर 2021 का क्वेश्चन इस टॉपिक से जो आया था वो इनके नियंत्रण से आया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, कौन सा है, ऑर्थोप्टेरा। तो इसके लिए हमें याद रखना है जो हमारा रेगिस्तानी टिड्डी है। कौन है बेटा, रेगिस्तानी टिड्डी। ठीक है। जिसे हम और क्या कहते हैं, लोकस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकस्ट। तो ये लोकस्ट भी किसके अंदर है, हमारे ऑर्थोप्टेरा के अंदर आएगा। ठीक है। फिर बात करें थाइसेनोप्टेरा की, तो इसके अंदर कौन आते हैं बेटा, थ्रिप्स आते हैं। कौन आते हैं, थ्रिप्स। ठीक है। लास्ट बात करें आइसोप्टेरा की, तो इसके अंदर कौन सा कीट आएगा बेटा, दीमक आएगा। कौन आएगा, दीमक, जिसे हमने क्या का नाम दिया, टर्माइट कहा। क्या कहा बेटा, टर्माइट या दीमक जो है वो इसके अंदर आएगा। और लास्ट बात कर ले एक हमको यहाँ पर अलग से, वो हमारे पास कौन सा है, ओडोनाटा। कौन सा है बेटा, ओडोनाटा, जिसके अंदर कौन आता है,
ड्रैगन फ्लाई आती है। कौन आती है बेटा? ड्रैगन फ्लाई जो है वो इसके अंडर आती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्या हुए, सभी हमारे कीट सभी गणों के साथ हमारे पास कंप्लीट है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारे ये जो कीट है, इन कीटों के लिए और क्या विशेषता याद रखनी है, तो ये सिंपल सा एक टेबल जो हमारे पास बन गई है बेटा, वो हमें अच्छे से याद रखनी है। ये हमारे कैसे है, सारे के सारे अपूर्ण कायांतरण वाले कीट हैं। कौन से बेटा? अपूर्ण कायांतरण वाले कीट हैं। ओके, इनकी ट्रिक जो है वो बहुत सिंपल सी है, आपने याद भी करी है। एक बार वापस से हम देख लें क्या ट्रिक है इसकी। DHOTI, कौन सी है बेटा? DHOTI। ठीक है, तो कौन सी हो गई हमारे पास इसके अंदर? ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गई, धोती ट्रिक हो गई। और यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या हो गई बेटा? KHL और D। ठीक है, तो इस तरह से इनको याद रखना है। इसके अंदर कौन कौन से कीट आते हैं वो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर कि हमारे ये जो सारे कीट हैं, इन कीटों के अंदर जो हमारे कुछ कीट है जो नुकसान पहुंचा रहे, कुछ कीट ऐसे जो लाभदायक कीट भी है। उसके लिए याद रखना, ये जो हमारा मधुमक्खी जिसके अंदर आ रहा है, जिसको हम हाइमेनोप्टेरा कह रहे हैं, इसके अंदर कौन आते हैं बेटा? हमारे लाभदायक कीट आते हैं। कौन आते हैं? लाभदायक कीट जो है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमसे पूछा हुआ भी है कि लाभदायक कीट जो है वो कौन से गण के प्राणी होते हैं, तो हमने क्या कहा कि सर ये तो हमारे किसके होते हैं? हमारे हाइमेनोप्टेरा गण के प्राणी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि हमारे ये जो कीट हमने यहाँ पर पढ़े वो हमने किसके आधार पर देखे? गण के आधार पर। किसके आधार पर? गण के आधार पर। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो हम बात करेंगे बेटा कीटों का वर्गीकरण किसके आधार पर? मुखांग के आधार पर। किसके आधार पर? मुखांग के आधार पर। ठीक है, अब यहां पर बात करें कि मुख जो है वो क्या काम आ रहा है, तो हम जानते हैं हमारा मुख भी खाने के काम आ रहा है, बट हमारे मुख में दांत भी है, जीभ भी है, जिससे हम क्या करते हैं? चीजों को काट कर फिर चबाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे जो दांत है वो काम आ रहे हैं किसके लिए? हमारे जो चबाने के लिए और काटने के लिए। ठीक है, और फिर उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कीटों की बात करते हैं, हमारे इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स के अंदर टोटल हमारे पास कितने प्रकार के मुखांग आते हैं बेटा? 5 प्रकार के मुखांग आते हैं। कितने प्रकार के आएंगे? 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकारों की बात करें तो पहला हमारे पास जो मुखांग है उसे हम कहते हैं काटने व चबाने वाला मुखांग। कौन सा? काटने व चबाने वाले मुखांग जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में भी एक बार देख ले ताकि कभी आप भूल भी जाए तो आपको यहां से थोड़ा अच्छे से याद रह सके। ठीक है, तो काटने को हम क्या कहते हैं बेटा? बाइटिंग करना। क्या कहेंगे? बाइटिंग। और चबाने को हम क्या कहते हैं? चूइंग कहते हैं। ठीक है, तो आप च्युइंगम खाते हैं ना, तो उसको चबाते तो रहते हैं गाय की तरह, जैसे जुगाली कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? चूइंग कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? इसको बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट कहेंगे। ठीक है, सेकंड हम बात करें इसके अलावा क्या हो सकता है, तो एक हमें मेन ध्यान रखना है बेटा, वो कौन सा है? हमारे साइफनाकार। किस प्रकार के हैं? साइफनाकार है। ओके, साइफनाकार का मतलब है साइफन के आकार के। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइफनिंग टाइप कहते हैं। कौन सा टाइप कहेंगे बेटा? साइफनिंग टाइप कहेंगे। ठीक है, ये क्या चीज होती है इसको भी हम समझेंगे। एक बार पहले नाम लिख लें इसका। ओके, अगली बात करें तो हमारे पास जो है बेटा साइफनाकार के अलावा हम बात करेंगे स्पंजनाकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्पंजनाकार। ठीक है, स्पंजनाकार की बात करें तो ये क्या है? स्पॉन्जिंग टाइप है। कैसे बेटा? स्पॉन्जिंग टाइप। ठीक है, फोर्थ बात करें तो चौथा हमारे पास जो है उसे हम कहेंगे चुभाने व चूसने वाले मुखांग। कौन से बेटा? चुभाने व चूसने वाले मुखांग। ठीक है, चुभाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे पियर्सिंग। ठीक है, और चूसने को हम कहेंगे इसके अंदर सकिंग टाइप। ठीक है, तो हमारे जो माउथ पार्ट है इंसेक्ट के वो कैसे है?
पियर्सिंग और सकिंग टाइप या फिर चुभाने व चूसने वाले। और लास्ट हम बात करें तो हमारे पास इसके अंदर आएंगे बेटा हमारे जो चाटने व चबाने वाले मुखांग। कैसे मुखांग है? चाटने व चबाने वाले मुखांग जो है वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश में क्या कहेंगे तो हम इसको कहेंगे लैपिंग एंड चूइंग टाइप। ठीक है, क्या कहेंगे? लैपिंग एंड चूइंग टाइप माउथ पार्ट्स कहेंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारे पांचों प्रकार के जो माउथ पार्ट इंसेक्ट के अंदर मिल रहे हैं, कीटों में मिल रहे हैं, उसके नाम हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इनका क्या मतलब है एक बार हम समझ लें। तो सबसे पहले कौन से बेटा? काटने व चबाने वाले, मतलब ऐसे मुखांग है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? दांत प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कीटों के अंदर 32 दांत तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो कीटों का जो मुख है उसके अंदर इस तरह से बने हुए दो बिल्कुल तीखे से, जिस तरह से हमारी तलवार होती है या चाकू होता है उस तरह से बने हुए क्या होते हैं? दो मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, इससे ये क्या करते हैं? जो भी ये पौधा या फिर पत्ती खा रहे हैं उनको इसके बीच में रखकर दोनों को एक दूसरे जैसे कैंची को घुमाया जाता है ऐसे घुमाते हैं, तो इससे ये जो भी भाग होगा वो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये उसको चबा कर खा लेते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा हमने? काटने व चबाने वाले मुखांग कहे हैं। ओके, चलिए, अब यहां पर जो एक खास चीज हमें याद रखनी है वो क्या है कि चाहे कोई सा भी कीट है, ओके, उसका अगर लार्वा मिलेगा, क्या मिलेगा? लार्वा। ठीक है, लास्ट में यहां पर हम इसकी बात कर लें। अगर किसी भी कीट के लार्वा की हम बात करेंगे, मतलब जिसके अंदर क्या मिल रहा है बेटा? पूर्ण कायांतरण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पूर्ण कायांतरण। मतलब जीवन काल में कितनी अवस्थाएं मिल रही है? 4 अवस्थाएं मिल रही है, जिसके अंदर अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो उसके जीवन काल में कौन सी अवस्था मिल रही है? लार्वा अवस्था मिल रही है। ओके, और लार्वा का मुख्य कार्य होता है भोजन को एकत्रित करना, अपनी जो एनर्जी है उसको स्टोर करना। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है कि हमारे जो पौधों के भाग हैं उनको खाता है। ओके, और वो खाएगा कैसे? तो हम कहेंगे कि काटने व चबाने वाले मुखांग उसमें मिलते हैं। तो जब भी लार्वा की बात की जाएगी बेटा तो उसके अंदर कैसे मुखांग मिलेंगे? काटने व चबाने वाले मुखांग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? काटने व चबाने वाले मुखांग मिलेंगे। हमें इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है कि लार्वा कौन से कीट का है। अगर लार्वा का नाम आ गया तो उसमें मुखांग कैसे? काटने व चबाने वाले। ठीक है, चलिए, फिर कहें कि सर ऐसे तो सभी के अंदर सेम हो गया है ना, तो हम लार्वा के मुखांग की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये जो नाम लिखे हैं वो किसके मुखांग हैं? वयस्क के हैं। किसके हैं? वयस्क के। तो हम कहेंगे कि ये जो मुखांग के आधार पर हमने लिखा है ये हमारे मुखांग किसके अंदर मिल रहे हैं? वयस्क के अंदर मिल रहे हैं, जब वो अडल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, काटने व चबाने वाले की बात करें बेटा तो ये किसके अंदर मिलते हैं? एक तो मिलेंगे बीटल में। किस में मिलेंगे? बीटल में, जिसको हम भृंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भृंग। ठीक है, तो बीटल या भृंग में क्या मिलेंगे? काटने व चबाने वाले। इसके अलावा आपको याद रखने हैं और किस में मिलते हैं? ये टिड्डी के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलेंगे? टिड्डी के अंदर। तो आपका रेगिस्तानी टिड्डी है या बंबईया टिड्डी है या प्रवासिनी टिड्डी है, तो सभी प्रकार की टिड्डियों के अंदर भी कैसे मुखांग है? काटने व चबाने वाले मुखांग मिलते हैं। और लास्ट हमें याद रखना है बेटा कि यहां पर हमारे पास एक नाम और स्पेशल आता है जिसको हम क्या कहते हैं? दीमक कहते हैं। क्या कहते हैं? दीमक। और ये क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, जेट के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज आया हुआ है कि दीमक में किस प्रकार के मुखांग मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या गया वहां पर? काटने व चबाने वाले। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर पूछ रहे हैं, तो इसको ध्यान रखें। चलिए, सेकंड हम बात करें बेटा, कौन सा है? साइफनाकार। कौन से है? साइफनाकार। अब इसकी बात करें तो ये काटने व चबाने वाले से थोड़ा अलग है। साइफनाकार क्या होता है पहले वो समझ ले। तो आपने घर में जो मोर्टीन कॉइल होती है वो तो देखी हुई होगी। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से बनी हुई होती है ना, एक तरफ से अंदर से चालू होकर वो बाहर की तरफ खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये जो साइफन है वो इसी को कहा जाता है। एक ऐसी ट्यूब या ऐसी नली जो गोल गोल घुमाकर रखी हुई है, जैसे हम पाइप को समेट कर रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? साइफन कहा जाता है।
तो ऐसे मुखांग किसी के अंदर मिलेंगे तो उससे क्या कहेंगे, साइफनाकार कहेंगे। ठीक है, चलिए बात कर ले किसके अंदर है, तो ये किसके अंदर मिलती है, सिर्फ दो प्रकार के कीटों में, एक तो कौन है, तितली, और एक कौन है, शलभ। ठीक है, तो अगर किसी भी कीट के नाम के आगे तितली लग गया मतलब वो किसका है, लेपिडोप्टेरा गण का। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरा गण के सभी कीटों में कैसे मुखांग मिलेंगे हमको, साइफनाकार मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करें शलभ की, तो शलभ भी तो लेपिडोप्टेरा का है ना, तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जो भी हमारे लेपिडोप्टेरा गण के कीट हैं उन सभी के अंदर कैसे मुखांग है, साइफनाकार मुखांग हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें बेटा स्पंजनाकार, तो स्पंजनाकार जो नाम लिया हुआ है ना वो इससे लिया हुआ है, किससे, स्पंज से। किससे लिया हुआ है, स्पंज से। स्पंज आपने देखा हुआ है, क्या स्पंज से आप अपने शरीर पर कोई आपको मारेगा तो क्या दर्द होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगा सर। इसीलिए कोई एक ऐसा कीट बताओ जो आपके शरीर पर बैठ जाए तो भी आपको दर्द नहीं हो, गुदगुदी सी हो, तो हम कहेंगे सर एक ही है बस ऐसा। ठीक है, वो मक्खी है पर मधुमक्खी नहीं है। कौन सी मक्खी है, घरेलू मक्खी है। कौन सी मक्खी है, घरेलू मक्खी। वो अगर हमारे शरीर पर बैठती है तो कभी दर्द नहीं होता, गुदगुदी सी होती है। उसका कारण कि उसके मुखांग जो है वो कैसे है बेटा, हमारे स्पंजनाकार है, स्पंज जैसे, इसीलिए नहीं दर्द होगा। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया बेटा कि स्पंजनाकार मुखांग कौन से कीट में मिलते हैं, तो हम कहेंगे घरेलू मक्खी में मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें चुभाने व चूसने वाले मुखांग। ठीक है, तो इसको तो आप बढ़िया अच्छे तरह से जानते हो क्योंकि ऐसा कीट आपने देखा हुआ है जिसे हम बोलते हैं मच्छर। ठीक है, वो पहले शरीर पर बैठकर अपनी सुई नुमा मुख जो है उसको चुभाता है और फिर वहां से आपका खून चूस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मच्छर की बात नहीं करेंगे, हम पौधों के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज क्या है बेटा, तीन कीट हमें याद रखने हैं। एक तो है मोइला, दूसरा जो कीट है वो हमारे पास है मिलीबग, और तीसरा जो कीट है वो हमारे पास कौन सा है, सफेद मक्खी। कौन सा है, सफेद मक्खी। ठीक है, तो ये तीन ऐसे कीट हैं जो हमारे कैसे मुखांग मिलेंगे, उसके अंदर चुभाने व चूसने वाले मुखांग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, चुभाने व चूसने वाले। ठीक है, तो अब बात करें कि ये अपने मुख को कहां पर चुभाते हैं, तो पौधे के पत्तियां, उसके फूल या उसकी नई फलियां, उन पर अपने मुखांग चुभाते हैं और वहां से हम कह सकते हैं ये वहां से क्या करते हैं बेटा, हमारे रस जो है उसको चूसने लगते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे रस चूसने वाले कीट है। कैसे कीट है, हमारे पौधों से रस चूसने वाले कीट होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें कौन से हमारे चाटने व चबाने वाले मुखांग। तो यहां पर सिर्फ एक नाम याद रखना बेटा, कौन सा है, मधुमक्खी। कौन सा है, मधुमक्खी। ओके, मधुमक्खी जो है वो क्या करती है, फूलों से शहद जो है वो बनाने के लिए फूल का जो रस है उसको सबसे पहले क्या करती है, चाटती है, और उसके बाद फिर उसको चबा चबा के और फिर क्या करती है, उसका जो जल है वो सारा का सारा वाष्पीकरण कर देती है और उसके बाद बनता है शहद। ठीक है, तो शहद बनाने वाली कौन, मधुमक्खी, जिसके अंदर कैसे मुखांग, चाटने व चबाने वाले। फिर बात आती है सर मधुमक्खी तो डंक भी मारती है, काटती भी है ना, तो वो चीज गलत है। मधुमक्खी कभी काटती नहीं है। मधुमक्खी के जो उदर भाग है, लास्ट जो उसका एब्डोमन है, उस पर मिलता है सर्कस। क्या मिलता है बेटा, सर्कस। और सर्कस जो है वो एक नुकीला भाग होता है, तीखा भाग है। ठीक है, तो जब मधुमक्खी को खतरा महसूस होता है कि उस पर कोई अटैक कर सकता है या वो किसी दुविधा में है, तो उस समय पर अपने वो उदर भाग के लास्ट पार्ट पर जो सर्कस है उसको हमारे शरीर में चुभा देती है, जिससे क्या होता है कि हमें दर्द होता है और ऐसा लगता है कि मधुमक्खी ने काट लिया। लेकिन आप जानते हैं कि वहां पर डंक रह जाता है ना, तो वो डंक क्या है, वो सर्कस भाग है जो मधुमक्खी का है। ठीक है, वो उसका मुखांग नहीं होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी का अच्छे से याद रखना है बेटा, कैसे मुखांग मिलते हैं इसके अंदर, हमारे चाटने व चबाने वाले मुखांग जो है वो इसके अंदर मिलते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। सबसे पहला काटने व चबाने वाले किसके अंदर है, एक तो बीटल या फिर टिड्डी, और लास्ट कौन सा, दीमक। साइफनाकार किसके अंदर है, तो लेपिडोप्टेरा के सारे कीट, चाहे वो तितली हो चाहे शलभ हो, उसमें मिलेंगे। स्पंजनाकार किसके अंदर मिल रहे बेटा, घरेलू मक्खी में मिलेंगे। और बात करें हमारे चुभाने व चूसने वाले, तो तीन कीट याद रखने, एक तो कौन सा है, मोइला, दूसरा कौन सा है,
सफेद मक्खी और तीसरा कौन सा है, मिलीबग। ओके, और लास्ट हमने बात करी चाटने व चबाने वाले, वो किसके अंदर मिलते हैं, मधुमक्खी के अंदर मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर ले इसके अंदर। अब हम अगला जो हमारे पास इसका वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है बेटा, लार्वा के आधार पर। किसके आधार पर, लार्वा के आधार पर हमें लार्वा के जो प्रकार है वो यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, अब हमने बात करी कि लार्वा जो है वो किसके अंदर मिलेगा, तो हमने कहा कि सर जो हमारे पूर्ण कायांतरण वाले कीट हैं, कौन से कायांतरण, जिसके अंदर पूर्ण कायांतरण मिलेगा, मतलब जीवन काल में कितनी अवस्थाएं मिलेगी, 4 अवस्थाएं मिलेगी। कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी आप नाम जानते हैं, सबसे पहला अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर वयस्क। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं जिसके अंदर मिलेगी उसी में तो लार्वा है ना। अगर 3 अवस्थाएं मिलेगी तो कौन कौन सी मिलेगी, अंडा, निम्फ और वयस्क, है ना। तो इसलिए लार्वा की जब हम बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि जो लार्वा है उसके आधार पर हमने कीटों को कितने प्रकार में बांटा है बेटा, 3 प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में, 3 प्रकार में। ओके, सबसे पहला जो प्रकार है उसके अंदर लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, इसी को हम दूसरे शब्दों में हम इसको गिडार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गिडार। पर गिडार जो है वो सबके लिए कॉमन आ जाता है, इसीलिए हमको मेन जो शब्द है वो याद रखना है, वो कौन सा है, कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर कहा। दूसरा हमारे पास जो नाम आएगा बेटा वो कौन सा है, ग्रब। कौन सा आएगा, ग्रब। ठीक है, और तीसरी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो नाम आएगा वो कौन सा है, मैगट है। कौन सा है, मैगट। ठीक है, तो 3 नाम है। अब ये लार्वा अलग अलग क्यों है एक बार वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कैटरपिलर की, तो कैटरपिलर का जो शरीर होता है उस शरीर के अंदर इसके पास कितने जोड़ी पैर होते हैं बेटा, 4 जोड़ी। कितने जोड़ी, 4 जोड़ी। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 पैर हो गए। फिर जब वो प्यूपा में बदलेगा, फिर उसके बाद वयस्क बनेगा, तब उस समय पर वापस उसके अंदर 3 जोड़ी आ जाएंगे, 1 जोड़ी है वो गायब हो जाती है। ठीक है, बात करें हम किसकी, ग्रब की, तो ग्रब के अंदर जो उसका शरीर है उस शरीर पर केवल 2 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी, 2 जोड़ी। ठीक है, और लास्ट बात करें मैगट की, तो मैगट के शरीर पर कोई भी पैर उपस्थित नहीं होते। ओके, इस आधार पर हमने क्या करा, इनको अलग अलग नाम जो है वो दिए हैं। चलिए अब बात कर ले कि सर इसके अंदर हमारे कौन कौन से कीट आएंगे, कौन कौन से गण आएंगे, वो हम कैसे पता लगाए। तो बहुत सिंपल सा है, हमने कहा पूर्ण कायांतरण, तो पूर्ण कायांतरण से हमें कितने गण याद रखने हैं, तो आप कहेंगे हमको 4 गण याद रखने हैं। कौन से गण, 4 गण। ठीक है, कौन कौन से, उसकी ट्रिक भी हमें याद है, ट्रिक भी हमने अच्छे से याद करी थी बेटा। कौन सी, KH L और D, खिलाड़ी, है ना, यही याद करी थी। तो इस ट्रिक को ही याद रखना, KH L और D जो है वो हमारे पास यहाँ पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बेटा, तो हमारा जो लेपिडोप्टेरा कैटरपिलर है उसके अंदर कौन आएगा बेटा, एक तो आएगा लेपिडोप्टेरा। कौन आएगा, लेपिडोप्टेरा। और लेपिडोप्टेरा के साथ कौन आएगा, हाइमिनोप्टेरा। कौन आएगा, हाइमिनोप्टेरा। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरा और हाइमिनोप्टेरा गण का अगर कीट है, जैसे लेपिडोप्टेरा में कौन आया, तितली और शलभ, और हाइमिनोप्टेरा में कौन आया, मधुमक्खी, तो दोनों के जो लार्वा होंगे उसके अंदर जो में लार्वा है उसके लार्वा को क्या कहेंगे हम, कैटरपिलर कहेंगे। क्या कहेंगे, कैटरपिलर। सेकंड बात कर ले ग्रब की, तो यहां पर कौन सा ऑर्डर आएगा बेटा, कोलियोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर है, कोलियोप्टेरा। और कोलियोप्टेरा के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर कौन आता है, बीटल आता है। कौन आता है, बीटल और विविल। ठीक है, तो इसीलिए हमें याद रखना है, जब हम कहते हैं व्हाइट ग्रब, क्या कहते हैं, व्हाइट ग्रब, तो ग्रब जो है वो लार्वा का नाम दिया हुआ है, तो व्हाइट ग्रब कौन से ऑर्डर में आएगी, तो आप कहेंगे कि सर ये तो कोलियोप्टेरा के अंदर आएगी, है ना। क्लियर है चीज। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, लिंक है। तो जब तक आप इनको कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, हम इसे लिंक नहीं कर पाते, थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर बिल्कुल मेरे साथ चलते रहिए, बहुत अच्छे से आराम से ये याद हो जाएगी। ओके, मैगट की बात करें तो बेटा मैगट किसके अंदर मिलता है, डिप्टेरा के अंदर मिलता है। किसके अंदर, डिप्टेरा जो गण है उसके अंदर मिलेगा।
और डिप्टेरा गण का जो कीट है वो हमें याद है अच्छे से, कौन है, एक ही तो हमें याद रखना है, कौन सा, फल मक्खी। कौन सा है बेटा, फल मक्खी। तो फल मक्खी जो है हमारी फ्रूट फ्लाई, जिससे इस साल जेट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमारा कैसा कीट है, हमारे जो डिप्टेरा गण का कीट होता है। और उसका जो लार्वा है उसको हम क्या कहेंगे, मैगट कहेंगे। ठीक है, अगर बीटल होगा या फिर हमारे कोलियोप्टेरा के अंदर आ रहा है तो क्या कहेंगे, ग्रब। और अगर वो लेपिडोप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा का है तो उसे हम क्या कह देंगे, कैटरपिलर कह देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसके अंदर अगला, कि हमारे जो कीट हैं उनको हमें अब पढ़ना है किसके आधार पर, फसलों के आधार पर। किसके आधार पर, फसलों के आधार पर, क्योंकि हर कीट जो है वो हर किसी फसल के अंदर नहीं लगता। ओके, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, कीटों की बात करेंगे, ठीक है, कीट की बात करते हैं तो उनसे क्या होती है, हमारी फसलों के अंदर क्षति या फिर हानि होती है। क्या होगी, क्षति या हानि होगी, क्योंकि वो फसलों को नुकसान तो पहुंचाएंगे ना। ठीक है, तो नुकसान पहुंचाने के आधार पर वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक जो है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, एकल भक्षी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकल भक्षी कीट कहेंगे। ठीक है, और दूसरे हमारे जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, बहुभक्षी कीट कहते हैं। क्या कहेंगे, बहुभक्षी कीट कहेंगे। ठीक है, एकल का मतलब जो है वो हम समझ ले यहीं पर। एकल का मतलब क्या है, केवल एक फैमिली, या फिर हम कह सकते हैं एक हमारी जो फैमिली को हम हिंदी में क्या कहेंगे, एक हमारी क्लास है उसको हमने क्या कहा, वर्ग कहा, गण है उसको ऑर्डर कहा, फिर कुल कहेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एक कुल की फसलें हैं, ठीक है, तो एक कुल की फसलों में हानि पहुंचाने वाला हमारा जो कीट है उसको हम क्या कहेंगे, एकल भक्षी कीट कहेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वो कीट जो है वो एक से अधिक कुल की फसलों में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुभक्षी कीट कहेंगे। ठीक है, एक बार इसका उदाहरण जो है वो हम देख लें, छोटा सा इसके अंदर उदाहरण जो है वो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर जब हम एकल भक्षी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कीट है, वो हमें मेन जो है वो याद रखने बेटा। ठीक है, एकल भक्षी की बात करें तो इसके अंदर कौन आएगा, बेर की फल मक्खी। किसकी फल मक्खी, बेर की फल मक्खी। और यही वो क्वेश्चन है जो इस साल जेट 2021 के अंदर पूछा गया था कि फल मक्खी जो है वो मुख्य कीट किसका है। ठीक है, तो ये क्या करता है, केवल एक ही कुल की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, केवल और केवल बेर में नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, एकल भक्षी कीट कहा है। ठीक है, अगर ये किसी दूसरे कुल की फसलों में भी नुकसान पहुंचाता तो हमारे लिए ये क्वेश्चन तैयार नहीं होता। ओके, तो हमें याद रखना है कि फल मक्खी जो है वो किसकी है, बेर का मुख्य कीट होता है। ओके, चलिए दूसरा हम बात करें बेटा, जो हमारा एकल भक्षी कीट और इसके अलावा हम कह सकते हैं वो कौन सा है, हमारा गेहूं का तना छेदक। कौन सा है बेटा, गेहूं का तना छेदक होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलाबी सुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, हम प्योर हिंदी में अगर बात करें तो हम इसे क्या कहेंगे, गुलाबी सुंडी कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी हमारा क्या है, एकल भक्षी कीट है। ठीक है, तो एक बार समझ ले क्या चीज हुई। तो बेर की फल मक्खी जो है बेटा ये कौन से कुल की फसलों को नुकसान पहुंचाएगी, हम नाम क्या देंगे इसको, हम कहेंगे कि ये हमारी जो जीजीपस कुल जो है हमारे पास, जिसमें जीजीपस मोरिशियाना जो है वो हमारा क्या है, बेर है। ठीक है, तो ये केवल और केवल जीजीपस मोरिशियाना या जीजीपस जो है हमारी इस कुल की फसलों में नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और अगर बात करें गेहूं के तना छेदक की तो ये केवल और केवल किसके अंदर नुकसान पहुंचाता है बेटा, ग्रेमिनी कुल की फसलों में नुकसान पहुंचाता है। किसके अंदर, ग्रेमिनी कुल की फसलों में नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा, एकल भक्षी कीट कहा है। ओके, अगर बात करें बहुभक्षी की तो मतलब ये एक से अधिक कुल की फसलों में क्या पहुंचाता, नुकसान पहुंचा रहा है।
ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे इसके अंदर उदाहरण की, तो हमारे पास उदाहरण कौन आता है बेटा, दीमक आता है। कौन आता है, दीमक। ठीक है। अब दीमक जो है वो कभी भी फसलों को देखकर नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे तो जहां पर सेल्यूलोज मिल गया, उसे जहां पर पौधा मिल गया, वो वहां पर नुकसान पहुंचाएगा। तो हम कहेंगे कि दीमक जो है वो हमारे जितने भी फसलें हैं उन सभी के फसलों के कुल में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, बहुभक्षी कीट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल सी है। चलिए अब हम बात कर लें कि हमारे जो कीट हैं वो किस तरह से हमारी जो फसलें हैं उसके अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं अलग अलग में। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो मुख्य फसलें हैं वो हमारे पास कौन कौन सी है। एक तो हम बात करें उपयोग के आधार पर तो अनाज वाली फसलें हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अनाज लेते हैं जिससे रोटी बनाई जा रही है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत भी है। ठीक है। दूसरा हम बात करें इसके अलावा और कौन सी है, तो हम कहेंगे कि हमारी दलहनी फसलें हैं जिससे दाल बनाने में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। एक हमारे पास जो है वो कौन सी है, हमारी तिलहनी फसलें जिससे तेल उपयोग किया जा रहा है जिसका। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें हमारी जो ट्रक क्रॉप्स या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो रोकड़ फसलें हैं। कौन सी फसलें बेटा, रोकड़ फसलें। तो ये हमारी वो फसलें हैं जिसको हम डायरेक्ट मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है। ओके, चलिए देख लें इसके अंदर कौन कौन सी है। तो अनाज वाली फसलों में जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमें याद रखना है, एक तो किसके बारे में, गेहूं के बारे में। ठीक है। वैसे जब हम फसलें पढ़ेंगे, फसलों के जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, उसके अंदर आप जाकर देखेंगे तो हमने फसल के लास्ट में बात करी हुई है कि उसके अंदर कौन से कीट, कौन से रोग लग रहे हैं। ठीक है, उनके नाम हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी एक बार समझ लें। और अगर और डिटेल में चाहिए तो आप फिर हमारी जो क्रॉप्स हमने डिस्कस करी है वहां देख सकते हैं। ठीक है। गेहूं के अंदर बात करें बेटा तो मुख्य जो कीट है वो कौन सा है, आर्मी वर्म। कौन सा कीट है, आर्मी वर्म है। ठीक है। ये हमारे लिए क्वेश्चन यहां से सीधा बनता है कि आर्मी वर्म कौन सी फसल का मुख्य कीट है, तो आंसर क्या आएगा, गेहूं। ठीक है। इस बार का जो क्वेश्चन हमारे लिए बना कि फल मक्खी किसका मुख्य कीट है, वो इसी टॉपिक से बना है, यही से बना है। ठीक है। चलिए दूसरी हम बात करें बेटा, गेहूं के अलावा कौन सा है हमारा, मक्का। कौन सा है, मक्का। मक्का के अंदर मुख्य जो कीट लगता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, तना छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं, तना छेदक। ठीक है, जिसका नाम क्या है, काइलोपार्टिलस हम उसको कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ भी है, कई बार इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो भी पूछ लिया जाता है। तो आप क्रॉप्स के साथ इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो कौन सा है बेटा, तना छेदक। एक हमें याद रखना है किसके लिए, ज्वार के लिए। किसके लिए याद रखना बेटा, ज्वार के लिए। उसमें तना छेदक नहीं लगता, क्या लगता है, तना मक्खी लगती है। क्या लगती है, तना मक्खी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तना मक्खी जो है ये कौन सी फसल का मुख्य कीट है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो ज्वार का है। ठीक है। लास्ट बात करें बेटा किसके अंदर, हमारे जो धान जो है उसकी बात कर ले, तो धान में लगने वाले बहुत सारे कीट हैं, लेकिन एक जो हमें यह नाम याद रखना बेटा वो कौन सा है, गंदी बग। कौन सा है, गंदी बग। ऐसा नहीं कि ये गंदी है, ठीक है, ये इसका नाम है सिर्फ। ठीक है, क्या नाम है, गंदी बग। तो गंदी बग किसके अंदर लगती है बेटा, धान के अंदर। और याद रखना कौन सी अवस्था में लगती है, तो हम कहते हैं दूधिया अवस्था में लगती है। कौन सी अवस्था में लगती है, दूधिया अवस्था में, जिससे ये दानों से क्या करती है, उसका सारा रस चूस लेती है, जिसकी वजह से दाने सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन है बेटा, गंदी बग के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें दलहनी फसलों की। तो दलहनी फसलें जो हैं उसके अंदर एक हमें याद रखना बेटा, चने में होने वाला हमारा जो कीट है वो कौन सा है, चने का फली छेदक। कौन सा है, चने का फली छेदक। तो ये जो फली छेदक है वो लगभग हर दलहनी फसल के अंदर लगता है, लेकिन मुख्य रूप से किसके अंदर नुकसान पहुंचाता है, चने में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज हम यहाँ पर याद रखेंगे। फिर इसके अलावा हम बात करें कि और कौन से कीट हैं, तो एक हमारे पास कौन सा है बेटा, सफेद मक्खी। कौन सा है, सफेद मक्खी। ये भी दलहनी फसलों में नुकसान पहुंचाती है और ये क्या करती है, वहां पर मोजेक रोग जो है उसको फैलाती है। कौन से रोग को फैलाती है बेटा, मोजेक रोग। ठीक है, और मोजेक रोग किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे सर ये तो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण।
तो वायरस के कारण होने वाले इस मोजेक रोग को फैलाने का काम कौन करता है? सफेद मक्खी करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा तिलहनी फसलों की। तो तिलहनी फसलों में हमारे पास एक हमें याद रखना है, सबसे पहले कौन है? सोयाबीन। कौन है? सोयाबीन। सोयाबीन में जो कीट लगता है उसको हम कहते हैं गर्डल बीटल। क्या कहते हैं? गर्डल बीटल कहेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करें बेटा कि गर्डल बीटल जो है वो गर्डल बीटल कौन से गण का प्राणी है? तो आंसर दे सकते हैं, हमने अभी बात करी थी कि सर अगर बीटल शब्द आ गया तो बीटल किसके अंदर आएगा? कोलियोप्टेरा में। किसमें आएगा? कोलियोप्टेरा में। ठीक है, तो बीटल जो है वो कोलियोप्टेरा का वयस्क है, इसीलिए गर्डल बीटल किसके अंदर आएगा? कोलियोप्टेरा में आएगा। दूसरी हमें यहाँ पर बात करनी है बेटा किसके बारे में? सरसों के बारे में। किसके बारे में? सरसों के बारे में। तो सरसों का जो मुख्य कीट है वो कौन है? मोइला है। कौन है? मोइला। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप कहना चाहें तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? एफिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एफिड। ठीक है, तो जो मस्टर्ड या फिर सरसों है उसका जो एफिड है वो उसका मुख्य कीट होगा। बाकी दूसरे कीट भी लगते हैं उसके अंदर, उसमें हमारे जो पेंटेड बग है वो भी लगती है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर सॉ फ्लाई या फिर जो एक मक्खी जो है स्पेशल प्रकार की वो भी उसके अंदर लग रही है, पर मुख्य कीट कौन सा है? मोइला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगली तिलहनी फसल कौन सी है बेटा? मूंगफली है। कौन सी है? मूंगफली। और मूंगफली की बात करें तो इसका जो मुख्य कीट है उसको हम क्या कहते हैं? सफेद लट कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद लट, जिसको इंग्लिश के अंदर हम क्या कहेंगे? व्हाइट ग्रब कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? व्हाइट ग्रब। तो व्हाइट ग्रब किसका मुख्य कीट है? मूंगफली का है। ठीक है, चलिए फिर बात करें हम किसके अंदर? हमारी जो रोकड़ फसलें हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है बेटा? कपास के बारे में। तो कपास में क्या और लगेगा? बॉल वर्म लगेगा। क्या लगेगा? बॉल वर्म। ठीक है, क्योंकि कपास के जो फल है उसको हम क्या कहते हैं? बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल। और उस बॉल को हानि पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला क्या कहलाएगा? बॉल वर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? बॉल वर्म। ठीक है, सेकंड हम बात करें इसके अंदर कपास के अलावा हमारे पास कौन सी रोकड़ फसल है? गन्ना है। कौन सी है बेटा? गन्ना। और गन्ने का जो मुख्य कीट है वो कौन सा है? पायरीला। कौन सा है? पायरीला। बहुत अलग सा नाम है, सबसे ज्यादा अलग जो है इसी का नाम माना गया है अभी तक हमने देखा उसमें से। क्या नाम है इसका? पायरीला। किसके अंदर लगता है ये? मुख्य रूप से गन्ना के अंदर लगता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दूसरी हमारी जो फसलें हैं वो हम बात करेंगे हमारी सब्जी वाली फसलें। किसके बारे में बात करेंगे? सब्जी वाली फसलों के अंदर बात करेंगे। ठीक है, सब्जी वाली फसलों की बात करें बेटा तो मुख्य रूप से पहला हमें याद रखना है वो कौन सा है? सफेद मक्खी है। कौन सा है? सफेद मक्खी। तो सफेद मक्खी फल जो हमारी सब्जी वाली फसलें हैं उसके अंदर भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। ओके, दूसरा हमें यहाँ पर जो याद रखना है सब्जियों में वो कौन सा है बेटा? फल छेदक है। कौन सा दूसरा कीट याद रखेंगे? फल छेदक याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारे क्या हुई? सब्जियों से रिलेटेड जो है वो भी हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करें लास्ट जो हमें याद रखना है वो कौन से हैं? भंडारण के कीट हैं। किसके कीट हैं? भंडारण के कीट। मतलब वो कीट जो कभी भी हमारी फसल के बीच में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कब पहुंचाएंगे? जब हमारी फसल कट गई होगी, और फसल कट के कहां पर आ गई होगी? हमारे खेत से हमारे घर पे आ चुकी है, उसके बाद नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वो जो कीट है जो हमारे रखे हुए अनाज में नुकसान पहुंचाते हैं उसे हम कहेंगे भंडारण के कीट। और इसका नाम अच्छे से याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार जो है वो आपके जेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछले 5 सालों में 3 बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है। ठीक है, कौन सा? खपरा बीटल। कौन सा याद रखना है बेटा? खपरा बीटल याद रखना है, जो क्या है? भंडारण का कीट होता है। ओके, चलिए एक हम यहां पर जो याद रखेंगे वो कौन सा है? दाल का गुण। कौन सा है? दाल का गुण, जिसको हम कहते हैं पल्स बीटल। क्या कहेंगे? पल्स बीटल। तो पल्स बीटल या दाल का गुण जो है बेटा ये भी किसका है? भंडारण का कीट होता है। ठीक है, अब दाल के गुण की जगह अगर आप चावल का गुण लिख दो, ठीक है, तो चावल का गुण जो है वो भी किसका हो जाएगा? हमारे भंडारण का कीट। ठीक है, तो हमारे खपरा बीटल, दाल का गुण और चावल का गुण ये सभी के सभी किसके कीट है? भंडारण के कीट होते हैं।
ओके चलिए, आई होप समझ में आया होगा। चीजें हमने आज जो पढ़ी है एक बार वापस देख लें। हमने देखा कि हमारे जो कीट हैं उनके गण जो है वो कितने हैं, तो एक बार गणों को अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा, जो हमने आज वर्गीकरण की बात करी है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, और इस बार जेट 2021 का क्वेश्चन भी इसी वर्गीकरण से हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो मुखांक के आधार पर वर्गीकरण अच्छे से याद रखना है, एक लार्वा के आधार पर, क्योंकि वो आपको लिंक करने में काम आएगा कि कौन सा कीट कौन से गण का है। ओके, और लास्ट हमारी फसलों पर तो बहुत अच्छे से याद रखना है, फसलों का कभी नहीं भूलेंगे। फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं कि कौन सा कीट कौन सी फसल का मुख्य कीट है। ठीक है, जैसे आप बात करें मूंगफली का मुख्य कीट कौन सा है, तो हमने कहा सफेद लट है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्न में से भंडारण का कीट कौन सा है, तो आंसर क्या गया बेटा, खपरा बीटल गया। ठीक है, फिर इस तरह से हम बात करें तो हमारी जो सरसों है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका मुख्य कीट कौन सा है, तो मोइला है। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, तो आप बस क्या कीजिए कि इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, एक दो दिन छोड़कर फिर एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे, तो 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ये चीज याद हो जाएगी। ओके चलिए, तो वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।